नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम इस वीडियो में एमपी टेट वर्ग 3 के साइंस के सारे क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो उन प्यारे भाइयों बहनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना और समझना होगा, और जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता है इसके आंसर को कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और इस क्लास को देखने के बाद आपको क्या होगा कि 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चयन परीक्षा 2025 के पैटर्न पर आधारित सारे के सारे क्वेश्चन, आपके विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। अंतिम चरण की जो है आपकी तैयारी है, स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, और इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या लगता है। जो भी आपको इसका आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है कि प्रकाशीय साइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े और इसके बाद इसके आंसर को मुझे बताइए कि प्रकाशीय साइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला नंबर लिखा हुआ है अपवर्तन, सी नंबर लिखा हुआ प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण, और डी नंबर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बताइए कि प्रकाशीय साइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सही उत्तर आपको कौन सा लगता है? चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसके डिटेल के बारे में। तो प्रकाशीय साइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और प्रकाशीय साइबर जो होते हैं वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला लिखा हुआ है कोर, बी नंबर आपका है क्लैडिंग, और सी नंबर आपका कोटिंग। ठीक है, तो 3 भागों से मिलकर बना होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि अल्फा, बीटा एवं गामा वेधन शक्ति जो है आरोही क्रम में होती है। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा में से वेधन शक्ति जो होती है आरोही क्रम, मतलब आपका बढ़ते क्रम में आपकी कौन सी आपकी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। तो सबसे बड़ी जो होती है, सबसे वेधन क्षमता किसकी होती है? तो आपकी गामा की होती है। किसकी होती है? गामा की होती है। तो गामा किसमें दिख रहा है? तो आपके इसमें ए नंबर वाले B1 वाले में ऑप्शन दिख रहा है। गामा के बाद आपकी बीटा की होती है और इसके बाद अल्फा की होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इसको कि अल्फा, बीटा तथा गामा जो है इसकी वेधन शक्ति जो है अपने आरोही क्रम में क्या होगा? गामा, बीटा और अल्फा में होती है। गामा किरण की वेधन क्षमता जो होती है अत्यधिक होती है, व आयनन क्षमता जो होती है वो न्यूनतम होती है। ठीक है, अल्फा किरण की वेधन क्षमता जो है बहुत कम होती है, जबकि बीटा किरणों की वेधन क्षमता जो है अल्फा किरणों से थोड़ी सी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा की होती है, उसके बाद आपकी बीटा की होती है, और सबसे लास्ट में सबसे कम जो होती है वो आपके अल्फा की होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे बुक की तलाश में है तो यहाँ पे चकचुक पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली शानदार बेहतरीन बुक में से एक बुक है, जो आप अपने तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप इनके प्रैक्टिस सेट को आप परचेज कर सकते हैं। चाहे तो आप इनके सब्जेक्ट वाइज बुक को भी आप यहाँ क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, जिसमें आपके हिंदी सब्जेक्ट के बारे में आप इनको बुक को परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में आप पर्टिकुलर परचेज कर सकते हैं। मैथ की बुक को आप यहाँ पे ले सकते हैं। सारे के सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, सॉल्व किए गए हैं, और यहाँ पे कॉम्बो बुक आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके प्रैक्टिस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट को भी परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक शानदार तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। इसकी
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस क्या कर सकते हैं, बुक को परचेज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, स्नैपडील से, मीशो से और chachukbook.com से भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करिए और इस बुक के माध्यम से आप कोई भी बुक क्या कर सकते हैं, परचेज करके और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि परासव्य तरंग की ध्वनि होती है, क्या लिखा हुआ है, परासव्य ध्वनि की तरंग कौन सी होती है विशिष्ट रूप से। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज से नीचे और 2 हर्ट्ज के नीचे। ठीक है। तो परासव्य जो तरंग की आवृत्ति होती है वो विशेष रूप से कितनी होती है, चलिए कमेंट करके बताइए। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा और लास्ट मुझे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपको इन सभी उत्तर में से कितने जो उत्तर हैं आपके सही उत्तर होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ठीक है। परासव्य जो ध्वनि होती है इसकी आवृत्ति जो होती है विशेष रूप से कितने से ऊपर होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि परासव्य ध्वनि जो होती है, परासव्य ध्वनि जो होती है उस ध्वनि के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति जो होती है, जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मानव के कानों तक सुनाई नहीं देती। मानव कान जो है लगभग आपका कितने हर्ट्ज सुन सकता है, तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। मानव का जो कान है वो आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को क्या कर लेता है, ध्वनि तरंगों को सुन सकता है और 20 हर्ट्ज की अधिक आवृत्ति की तरंगों को, परासव्य ध्वनियों को यहाँ पे सुन सकता है। ठीक है। तो परासव्य इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 19 नंबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के 1 से 2 बार आपको इसके आंसर को बताना होगा। क्या लिखा हुआ है, रेडियो संचार में प्रेषण जो है एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबता होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। रेडियो संचार में प्रेषण जो है एंटीना द्वारा उत्सर्जित जो है वो संकेत प्रतिबिंब होते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है समताप मंडल, बी नंबर है ओजोन परत मंडल, सी नंबर है आयनन मंडल पर और डी नंबर आपका है क्षोभ मंडल पर। ठीक है। तो चारों में से सही उत्तर आप कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। रेडियो संचार में प्रेषण जो है एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबता कौन सी होती है, चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी नंबर आयनन मंडल पर। क्या होगा, आयनन मंडल। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है, पहले आप डिटेल को थोड़ा सा समझ लीजिए कि पृथ्वी के वातावरण के ऊपरी परत जो किसी सतह से 45 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई वाले घेरे से स्थित होती है वो आयनिक गैसीय कणों में उपयुक्त होती है और आयन मंडल के रूप में जानी जाती है। ठीक है। आयन मंडल के ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉनों और धन आयनों की उपस्थिति के कारण रेडियो संकेतों का जो है परावर्तन होता है। ठीक है। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन डिटेल में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पानी की बूंदों तेलीय या तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा कि पानी की जो बूंदें होती हैं वो तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या होती है। तो संजक बल का अभाव होता है, बी नंबर है पृष्ठ तनाव, सी नंबर है आपस में मिल नहीं सकते हैं और डी नंबर आपका है तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और आपके इस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप लगातार तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इसके डिटेल के बारे में कि थोड़ा सा इसका जो डिटेल है वो क्या है। तो पानी की बूंदें जो होती हैं तथा तैलीय पृष्ठों के अणुओं के असमंजक बल का मान जो है पानी के अणुओं के मध्य जो है संजक बल से कम होता है। ठीक है। अतः संजक बल के अभाव के पानी की बूंदें जो है तैलीय पृष्ठ से नहीं चिपकती और संजक बल जो है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है और संजनक बल जो होता है दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या लिखा हुआ है कि
एसी को डीसी के रूपांतरित करने के लिए उपयुक्त साधन कौन सा होता है? ठीक है, एसी से डीसी में अगर मुझे रूपांतरित करना है तो कौन सा साधन इसके लिए उपयुक्त होता है? परिणामित्र, सी नंबर आपका हो जाएगा दृष्टकारी, प्रेरण तेल और डायनोमो। तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए, क्या होगा सही उत्तर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? दृष्टकारी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? दृष्टकारी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दृष्टकारी या रेडियो फायर इसको कहा जाता है। दृष्टकारी या रेडियो फायर एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा जो है एसी, जिसको एसी कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा को, जो डिस्ट धारा या डीसी में बदलने का कार्य करती है। क्या कहा जाता है इसको? रेक्टिफायर कहा जाता है या दृष्टकारी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है कि सुपर कंडक्टर की चालकता जो है कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की जो चालकता है वो कितनी होती है? 0 होती है, बी नंबर असीमित होती है, सी नंबर कम होती है और डी नंबर आपका अधिक होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, क्या हो जाएगा? असीमित होती है। सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है वो कैसी होती है साथियों? कैसी होती है? असीमित होती है। ठीक है, और इसके डिटेल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता जो है वो चालक तथा अचालकता के बीच होती है, इसे अर्धचालक कहते हैं। और परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक के भांति व्यवहार करते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता जो है असीमित होती है और अति चालकता जो है सुपर कंडक्टर जिसको कहते हैं विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाली संरचना है जो विद्युत धाराओं के प्रवाहित करने के उपरांत शून्य प्रतिरोधक जो है वो पैदा करती है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए हमें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल नियम का, बर्नौली का नियम का, आर्किमिडीज का सिद्धांत और बॉयल का नियम। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पास्कल के नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द्रव्य चलित मशीनें जो होती हैं उच्च दाब के जल के मध्य से बड़ी ही मंद गति से चलती है। मंद गति से चलने के कारण इनकी जो चालक पर बड़ी सरलता से सही आपको यहाँ पे क्या होती है? सही नियंत्रण रखा जाता है और सभी द्रव्य चलित यंत्रों के सिद्धांत पर एक और व पास्कल का नियम होता है जो हाइड्रोलिक प्रेस के एवं अन्य प्रचलित मशीनों में इसकी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है कि कोशिकाओं में राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा कार्य जो होता है वो उचित रूप से संपन्न नहीं होता है? उत्सर्जन, बी नंबर है कोशिका विभाजन, सी नंबर है प्रोटीन संश्लेषण और डी नंबर आपका प्रकाश संश्लेषण। तो बताइए कि कोशिकाओं में राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा कार्य जो होता है वो उचित रूप से संपन्न नहीं होता है? चलिए कमेंट करके बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा सी नंबर, प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, क्या कहा जाता है? प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है एक कलारहित कोशिका का अंग है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि इसके प्रोटीन जो है निर्माण का कार्य जो है संपन्न होता है और इसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं का समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है ऊतक, बी नंबर लिखा हुआ है अंग, सी नंबर लिखा हुआ है अंगतंत्र और डी नंबर आपका कोशिकीय संचालन। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताइए फटाफट। इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा, ऊतक कहा जाता है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है और ऊतकों का समूह से मिलकर अंग का निर्माण होता है तथा विभिन्न अंग मिलकर अंगतंत्र बंध का निर्माण होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऊतक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है और समूह के
समूह को मिलकर, ऊतकों के समूह को मिलकर अंग कहा जाता है और विभिन्न अंग से मिलकर क्या कहा जाता है, अंग तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है कि वे पादक जो केवल प्रकाश के भली भांति बढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? छाया रोगी कहा जाता है, और मेरुरिद्धि कहा जाता है, आत्मोपरिद्धि कहा जाता है और परिपादक कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी कहा जाता है, आत्पोद्दि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्पोद्दित। ठीक है, जो वे पादक जो केवल सूर्य प्रकाश में भली भांति विकसित किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आत्पोद्दित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है वो क्या है? स्टार्च है, सुक्रोज है, और सी नंबर आपका है फाइक्रोग्लोबिक अम्ल है, और ग्लूकोज है। तो सही उत्तर आपको बताना होगा कमेंट करके। चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपके इस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? फास्फोग्लिसोरिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इस प्रक्रिया का जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो फास्फोग्लिसोरिक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किस में होती है? मरुस्थल में होती है, बी नंबर नदी में होती है, सी नंबर ध्रुवीय क्षेत्र में, और डी नंबर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा? डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं इसमें अधिकतम जैव विविधता जो है पाई जाती है, और इस क्षेत्र में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दिशाओं से विभिन्न विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वनों का विकास होता है, और पृथ्वी के आधे से अधिक जंतु एवं वनस्पति का प्रजातियों का इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है 29 नंबर। बीओडी जो है किसका संक्षिप्त रूप होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, बी नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी नंबर बायोलॉजिकल एडिक्शन डिमांड, और डी नंबर है बास्कोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 29 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं कि जल प्रदूषण में मापने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD कहा जाता है, परीक्षण के लिए किया जाता है, और इस परीक्षण में ऑक्सीजन की वह मात्रा मापी जाती है जो जल में एक नमूने के जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के नष्ट करने के लिए आवश्यक होती है, और पीने के स्वस्थ जल में BOD 1 ppm से कम होती है। BOD जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या लिखा हुआ है कि भूमि का जल मूलरोलों का किस दबाव के पहुंचता है? वायुमंडलीय दबाव, बी नंबर है कोशिका दबाव, सी नंबर मूल दबाव, और डी नंबर परासरण दबाव। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? परासरण दबाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं, इसके डिटेल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।